नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जब इस टॉपिक से सीजी टेट 2026 अर्थात हाल ही में जो फरवरी में सीजी टेट 2026 पेपर आयोजित हुआ, उसमें सीडीपी पार्ट से ही यह क्वेश्चन आया था, बना था। तो प्रायः सभी परीक्षार्थियों के लिए यह नया लगा था, आउट ऑफ सिलेबस लगा था। अतः शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रकार थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के बाद हम नए पैटर्न में, बिल्कुल नए पैटर्न में, जैसा कि आपने सी टेट या सीजी टेट 2026 में देखे थे कूट वाले प्रश्न, तो ये देख सकते हैं। यदि एक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए टाबा मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना है तो उसके द्वारा अपनाए जाने वाले जो 7 चरण है, सही उसका क्रम, क्योंकि हमने अभी इस मॉडल का जो 7 चरण है उसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी समझते हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे जो पूरे न्यू पैटर्न में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पाठ्यक्रम विकास का हिल्डा टाबा मॉडल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये कब आया, कैसे आया, इसका पृष्ठभूमि अच्छे से समझेंगे तभी यह मॉडल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हिल्डा टाबा का परिचय एवं पृष्ठभूमि जानते हैं। पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में हिल्डा टाबा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। परिचय की बात करें तो हिल्डा टाबा एक एस्टोनियाई अमेरिकी शिक्षिका एवं प्रसिद्ध पाठ्यचर्या सिद्धांतकार थी। याद रखिएगा, मॉडल का विकास कब हुआ, कब लाया गया इस मॉडल को, तो उन्होंने वर्ष 1962 में पाठ्यचर्या निर्माण का एक विशिष्ट मॉडल डिजाइन किया जिसे उसके नाम पर हिल्डा टाबा मॉडल कहा गया। अन्य नाम इसका जान लीजिएगा। आइए इन सभी बातों को हम आगे बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं। ये अभी परिचय देख रहे हैं। इसका अन्य नाम भी है इंटरेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है, या ग्रास रूट या डाउन टॉप अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। इस शब्द को भी समझेंगे अभी नीचे। तो सबसे पहले हिल्डा टाबा मॉडल की मूल अवधारणा एवं दर्शन में इंटरेक्टिव मॉडल क्यों कहा गया हिल्डा टाबा मॉडल को, क्योंकि हिल्डा टाबा का मानना था कि पाठ्यचर्या के निर्माण एवं विकास का अधिकार मुख्य रूप से शिक्षकों का होना चाहिए, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सीधा संपर्क शिक्षकों का ही होता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, समस्याओं और क्षमता को सबसे बेहतर समझते हैं। जैसा कि उस समय भी और आज भी देखा जाए तो पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक से कहीं ज़्यादा, या शिक्षक उसमें इन्वॉल्व कहीं होते हैं तो कहीं बिल्कुल भी नहीं होते। ऊपर के जो अधिकारी है, जहाँ से पुस्तक छपा जाता है, वहीं से कुछ लोगों के द्वारा ही, जो ज़्यादातर जमीनी स्तर से जुड़े नहीं होते, उन्हीं के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है। शिक्षक का उसमें समावेश भी नहीं होता, या कहीं कहीं थोड़ा बहुत किया जाता है तो उनका उतना ज़्यादा रोल नहीं देते। तो उसको दूर करते हुए इनके द्वारा कहा गया, हिल्डा टाबा के द्वारा, कि पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य रूप से जो होना चाहिए वो शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि वही जो है विद्यार्थियों के साथ सीधा संपर्क में होते हैं और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक होते हैं तो शिक्षक होते हैं। तो उन्हें पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका होनी चाहिए। और यहाँ पर ग्रास रूट या डाउन टॉप दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए इसमें बताया गया है कि पारंपरिक रूप से पाठ्यचर्या उच्च अधिकारियों, टॉप लेवल द्वारा बनाई जाती थी और शिक्षकों पर थोपा जाता था या थोपा जाती थी। इसके विपरीत टाबा ने जमीनी स्तर से पाठ्यचर्या निर्माण का समर्थन किया, जिसमें सबसे पहले छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं से शुरुआत होती है और ऊपर की ओर विस्तृत योजना बनती है। अर्थात हिल्डा टाबा के द्वारा सीधा सीधा जो है उच्च अधिकारियों के द्वारा जो बनाई जाती थी पाठ्यचर्या, उसका आलोचना किया गया और अपना जो इस मॉडल को प्रस्तुत किए। आगे देखते हैं, पाठ्यचर्या बराबर सीखने की योजना। हिल्डा टाबा पाठ्यचर्या को केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं मानती, बल्कि इसे शिक्षार्थियों के सीखने की एक सुव्यवस्थित योजना के रूप में देखती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि पाठ्यचर्या विकास के जो 7 चरण इन्होंने या इनके मॉडल के द्वारा बताया गया, उस 7 चरण को क्रम से देखते हैं, क्रमिक चरण देखते हैं। अर्थात ये जो 7 चरण है वो क्रम से चलती है। पहला चरण क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का निदान। अर्थात
पहले जो है शिक्षक को ये चाहिए पाठ्यचर्या निर्माण के लिए कि जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो है सीखने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी पहचान करना। पहचान करने के बाद ही जो है उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें सीखने में क्या चीज़ें चाहिए, उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चरण वही है। पाठ्यचर्या निर्माण की शुरुआत छात्रों की वर्तमान जानकारी, पूर्व ज्ञान, समस्याओं, रुचियों तथा सामाजिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके की जाती है। दूसरा चरण की बात करें तो उद्देश्यों का निर्धारण। आवश्यकताओं के निदान के पश्चात या आवश्यकताओं के पहचान के पश्चात स्पष्ट, व्यवहारिक और मापनीय शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है ताकि यह तय हो सके कि छात्रों में क्या बदलाव लाना है। तो उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, याद रखिएगा। तीसरा चरण देखते हैं विषय वस्तु का चयन। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त, प्रासंगिक एवं गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु या कंटेंट या सब्जेक्ट का चयन किया जाता है इस मॉडल के अनुसार, जो तीसरा चरण कहते हैं। और ये तीसरा स्टेप है। चौथा चरण की बात करें तो विषय वस्तु का संगठन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। चयनित विषय वस्तु को तार्किक, क्रमिक तथा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर, पाठ्य पुस्तकों एवं अध्यायों का क्रम। अर्थात देखे होंगे जो सरल पाठ होते हैं जिसमें सरल शब्दावली होते हैं उसको पहले रखा जाता है, या गणित की ही बात करें तो सरल गणितों को पहले, फिर उन्हीं से रिलेटेड गणित में भी देखा जाए तो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है। तो इस विषय वस्तु का संगठन भी बहुत जरूरी है, चौथा चरण बताता है। पांचवा चरण अधिगम अनुभवों का चयन। इसमें विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए शिक्षण विधियों, गतिविधियों, रणनीतियों तथा शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। तो ये आ जाएगा पांचवा चरण। नेक्स्ट देखते हैं छठवां चरण अधिगम गतिविधियों का संगठन। कक्षा शिक्षण के दौरान चयनित अधिगम गतिविधियों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जाता है, जहां शिक्षक और छात्र मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अर्थात ये आ जाएगा आपका अधिगम गतिविधियां, जिसमें छात्र और जो शिक्षक होते हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया करके, आपस में अंतः क्रिया करके शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो ये अधिगम गतिविधियों का संगठन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, छठवां चरण। और लास्ट चरण है मूल्यांकन एवं सुधार। अंत में यह जांचा जाता है कि क्या निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। मूल्यांकन के आधार पर ही यह पता चलता है कि पाठ्यचर्या कितनी प्रभावी रही और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो ये रही आपका सातवां चरण। आइए अब हिल्डा टाबा मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। पहला है शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। यह मॉडल छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों एवं पूर्व ज्ञान पर विशेष बल देता है। उसी के आधार पर यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है शिक्षक के द्वारा, जो बच्चों के जो है उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों एवं पूर्व ज्ञान को जानकर। दूसरा देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। अर्थात यह मॉडल प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं से शुरू होकर सामान्य अधिगम आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। अर्थात यह जो है आगमन विधि को यह फॉलो करता है, कह सकते हैं, क्योंकि उसमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण तरफ जाते हैं। तो अगर बोला जाए हिल्डा टाबा मॉडल किस विधि का अनुसरण करता है, तो आगमन विधि का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षकों की सक्रिय भूमिका। इसमें शिक्षक केवल पाठ्यचर्या लागू करने वाले नहीं बल्कि उसके निर्माता भी होते हैं। इस मॉडल के अनुसार जो है पाठ्यचर्या निर्माण के लिए शिक्षकों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए बोला गया, और पाठ्यचर्या लागू करने वाले बस नहीं बल्कि उनके निर्माता भी होने चाहिए, ऐसा बोला गया। सहयोगी अधिगम को बढ़ावा। छात्र समूह में काम करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं इस मॉडल के अनुरूप। चिंतन कौशल का विकास इस मॉडल का विशेषताओं में है। यह छात्रों में प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करता है। खुले प्रश्नों को प्रोत्साहन। इस मॉडल में खुले प्रश्नों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कक्षा में मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे बच्चों की मौलिक सोच विकसित हो सके। तो ये रही आपका इस मॉडल की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं शैक्षणिक निहितार्थ, अर्थात शिक्षा में यह किस प्रकार काम आएगा। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो पाठ्यचर्या का निर्माण छात्रों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे अधिगम अर्थपूर्ण बनता है, प्रभावशाली बनता है। शिक्षक सशक्तिकरण। शिक्षक को केवल आज्ञा पालक न मानकर पाठ्यचर्या का मुख्य योजनाकार और मूल्यांकनकर्ता बनाया जाता है।
अगला है व्यवहारिक शिक्षण। योजनाबद्ध अधिगम अनुभवों तथा गतिविधियों के कारण कक्षा शिक्षण अधिक जीवंत और संवादात्मक होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निदान से शुरू होकर मूल्यांकन तक के 7 क्रमिक चरण शिक्षण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तो ये रही आपका शैक्षणिक निहितार्थ। आगे है हिल्डा टाबा मॉडल की सीमाएं या कमियां या दोष कह सकते हैं। अभी जो विशेषताएं देखें उनके गुण में आ जाएगा। अब जो देखेंगे कुछ जो है सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं। तो शिक्षकों के पास समय का अभाव, अर्थात यह जब जो मॉडल है वो पाठ्यक्रम के विकास के लिए है। तो देखा जाए तो शिक्षकों के पास पढ़ाने के अलावा जो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उनके पास समय की कमी पड़ती है। पाठ्यचर्या का विकास एक अत्यधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। दैनिक शिक्षण और मूल्यांकन के बीच शिक्षकों के पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं होता। विशेषज्ञता की कमी है। यह मान लिया जाता है कि सभी शिक्षक पाठ्यचर्या निर्माण में विशेषज्ञ है, जबकि वास्तव में सभी शिक्षकों के पास पाठ्यचर्या विकास का आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण नहीं होता। ये बात सही है कि सभी शिक्षक विशेषज्ञ नहीं होते या फिर उनमें प्रशिक्षण या कौशल की कमी होती है, जिससे यह मॉडल की कमियां को दर्शाता है। सफल निष्पादन की गारंटी नहीं। यदि शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण न मिले तो यह मॉडल एक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यचर्या की गारंटी नहीं देता। तो ये रही आपका जो है हिल्डा टाबा मॉडल की सीमाएं। नेक्स्ट निष्कर्ष की बात करें इस मॉडल की, तो संक्षेप में हिल्डा टाबा मॉडल का पाठ्यचर्या विकास का एक लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित एवं शिक्षक संचालित मॉडल है। यद्यपि इसमें समय एवं शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता अत्यंत व्यापक है। तो ये रही आपका हिल्डा टाबा मॉडल की जो है थ्योरी, जो कि देखा जाए तो छोटा टॉपिक है, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो इसका सीडीपी में बोलेंगे कि ये सिलेबस इसका इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो पाठ्यक्रम तो आपके सीडीपी के का ही पार्ट है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो या विकास का यह मॉडल उसके अंतर्गत आ जाएगा। सीधा सीधा सिलेबस में नहीं रहता, लेकिन आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते कि यह क्यों दिया गया था। जैसा कि अभी सीजीटेट 2026 में इसमें का प्रश्न बना था, उसे हम आगे देखने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम बिल्कुल न्यू पैटर्न में तैयार किए हैं। अभी आपने 7 चरण देखे होंगे, तो उसी पर प्रश्न है और उसका क्रम को हमें पहचानना है, क्योंकि आप सीजीटेट 2026 में देखे होंगे ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछा गया था क्रम वाला, जिसको जमाने के लिए। यदि एक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए टाबा मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना है, तो उसके द्वारा अपनाए जाने वाले निम्नलिखित 7 चरणों का सही अनुक्रम क्या होगा। आप पहले इसको पढ़ लीजिए। विषय वस्तु का संगठन करना, विद्यार्थियों की कमियों और आवश्यकताओं को पहचानना, यह जांचना कि क्या सीखा गया है, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य तय करना, चुनी गई शिक्षण गतिविधियों को क्रम में व्यवस्थित करना, आवश्यक पाठ्य सामग्री को चुनना, छात्रों के लिए शिक्षण गतिविधियों या अनुभवों को तय करना। तो इसमें आपने देखे होंगे सबसे पहला कौन सा आएगा आपका, ये निदान, विद्यार्थियों की कमियों और आवश्यकताओं को पहचानना। तो दूसरा जो है आपके पहले नंबर में आएगा, दूसरा याद रखिएगा। उसके बाद आपका देखा जाए तो कौन सा आएगा, आपका हो जाएगा यहाँ चौथा, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य तय करना। इसके बाद देखे होंगे आप उद्देश्य से रिलेटेड। उसके बाद देखा जाए तो ये छठवां आ जाएगा, आवश्यक पाठ्य सामग्री, कंटेंट को चुनना या पाठ्य सामग्री तैयार करना। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट छठवां। तो उसके बाद देखा जाए तो पहला आ जाएगा विषय वस्तु का संगठन। तो इसके आधार पर इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ए क्रम जा रहा है। उसके बाद तो आपको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, इतने में समझ में आ जाएगा। सातवां उसके बाद है, देख सकते हैं, छात्रों के लिए शिक्षण गतिविधियों अनुभवों को तय करना। और जो अगला है पांचवा, चुनी गई शिक्षण गतिविधियों को क्रम में व्यवस्थित करना। लास्ट मूल्यांकन आपने देखे होंगे, तो लास्ट तीसरा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका देखे होंगे असर्शन रीजन वाला, कथन कारण वाला प्रश्न भी। तो इसका प्रश्न देखते हैं। कथन है, हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम मॉडल को बॉटम अप या ग्रास रूट मॉडल कहा जाता है। कारण देखते हैं, क्योंकि इस मॉडल में पाठ्यक्रम का निर्माण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न होकर सीधे कक्षा के स्तर पर शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। तो बिल्कुल देखा जाए तो इसमें बॉटम अप मतलब नीचे से ही, नीचे में कौन रहते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े कौन है, शिक्षक। तो उनके द्वारा इस मॉडल को तैयार किया जाना चाहिए, ये इस मॉडल में बताया जाता है। तो ये कथन भी आपका सही है और कारण भी इसका सही है। देख सकते हैं कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न होकर सीधे शिक्षकों द्वारा इसका
दिया जाना चाहिए ये पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, टाबा मॉडल में पाठ्यक्रम विकास का सबसे पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना है। कारण है बिना उद्देश्य तय किए किसी भी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु का चयन नहीं किया जा सकता। यदि यह बिना इस टॉपिक को पढ़े या प्रश्न आ जाता तो आपको सोचना पड़ जाता, हो सकता है उद्देश्यों का निर्धारण पहला चरण हो सकता है और इसका सही उत्तर नहीं दे पाते। तो याद रखिएगा उद्देश्यों का निर्धारण ये पहला चरण नहीं है बल्कि यह दूसरा चरण है। तो आपका पहले कथन आपका गलत हो गया। और इसमें देखा जाए तो बिना उद्देश्य तय किए किसी भी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु का चयन नहीं किया जा सकता, तो ये तो सही है, वो तो बात सही है कि बिना उद्देश्य तय किए बिना पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु का चयन नहीं किया जा सकता। लेकिन कारण सही होते हुए कथन गलत है क्योंकि यह आपके पहला चरण नहीं है, ये दूसरा चरण है, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है टाबा मॉडल को आज के समय में अत्यधिक लचीला और छात्र केंद्रित माना जाता है। कारण है यह मॉडल पूरी तरह से मानकीकृत बाहरी परीक्षाओं पर निर्भर करता है और आंतरिक मूल्यांकन को खारिज करता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये तो कथन सही है लेकिन कारण गलत हो रहा है क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन को बिल्कुल खारिज नहीं किया जाता। यह बाहरी परीक्षाओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि आंतरिक मूल्यांकन को यह बहुत जो है देखा जाए तो इसका रोल रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, टाबा मॉडल शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। शिक्षक की भूमिका केवल उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। गलत है ये, क्योंकि इसमें टाबा मॉडल में शिक्षक ही जो है पाठ्यचर्या निर्माण के लिए मुख्य जो है रोल रहता है इनका। शिक्षक का पाठ्यक्रम विकास से कोई सीधा संबंध नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माता और क्रियान्वयनकर्ता दोनों होना चाहिए या होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिल्डा टाबा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसमें तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की मांगों के आधार पर किया जाना चाहिए। हिल्डा टाबा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण मुख्य रूप से किसके आधार पर बोला गया है, तो छात्रों की आवश्यकताओं और समाज के मांगों के आधार पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता हिल्डा टाबा मॉडल की है। यह एक रैखिक और अपरिवर्तनीय मॉडल है। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य केवल सरकार द्वारा किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। यह मॉडल केवल मूल्यांकन पर केंद्रित है, यह भी गलत है। यह मॉडल तकनीकी केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव संबंध और अनुभव केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिल्डा टाबा के मॉडल को ग्रास रूट मॉडल क्यों कहा जाता है। तो अभी हम देखे हैं ग्रास रूट क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षकों के द्वारा कक्षा स्तर से ही शुरू किया जाता है या नीचे से जमीनी स्तर से शुरू किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाबा मॉडल में आगमनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य अर्थ क्या है। सिद्धांतों या सामान्य नियमों से विशिष्ट उदाहरणों की ओर जाना, तो ये गलत है क्योंकि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना और व्यवहारिक अनुभव को छोड़ देना, ये भी गलत है। विशिष्ट उदाहरणों और डेटा से सामान्य सिद्धांतों और निष्कर्षों की ओर बढ़ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है साथियों आपके सीजी टेट 2026 में पूछा गया पेपर 2 में, और पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस लगभग वही रहता है। तो ये इसके लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह सीजी टेट में पेपर 2 में पूछा गया था, लेकिन यह सहायक शिक्षक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो टॉपिक है। तो टाबा मॉडल संबंधित है नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तिगत विकास, पाठ्यक्रम विकास। तो निश्चित रूप से यह पढ़ने के बाद ये आपके लिए बहुत सरल है, लेकिन अधिकतर लोग इन तीनों ऑप्शन में, पहले तीनों ऑप्शन में ज़्यादा डाले थे साथियों। पाठ्यक्रम विकास, यदि इस मॉडल को एक बार भी अगर आप पढ़ लेते या आपके सामने आ जाता, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाते कि इसका पाठ्यक्रम विकास से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ये रही, यह छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और इससे रिलेटेड हम टॉप 10 एमसीक्यूज देखें, जिसमें ज़्यादातर आपने देखे होंगे नए पैटर्न में। तो इसी प्रकार
आपको टॉपिक और इसी प्रकार के नए नए टॉपिक प्राप्त करना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्य विषयों में भी आपको यदि वीडियो चाहिए इस तैयारी के लिए तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।